नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। आज सुपौल में सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह 11 बजे सुपौल पहुंचेंगे। सीएम नीतीश सदर प्रखंड के बकौर पंचायत के परसौनी गांव का निरीक्षण करेंगे। यहां सड़क, बिजली, पानी, नाला, स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों को दुरुस्त किया गया है। गांव के पोखर का जीर्णोद्धार कर सुंदर घाट बनाए गए हैं। सीएम नीतीश कुमार 300 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह कार्यक्रम होना है। पूरी तैयारी की जा चुकी है। लगातार जिलाधिकारी भी जायजा लेते रहे और आज सुपौल में सीएम की प्रगति यात्रा 11 बजे में मुख्यमंत्री जी बकौर आएंगे सुपौल प्रखंड के, और वहाँ लगभग 40 मिनट उनका समय है। उसके बाद वहाँ से हेलीकॉप्टर से वो त्रिवेणीगंज जाएंगे और त्रिवेणीगंज में लगभग 15 मिनट का वहाँ उनका कार्यक्रम है। वो वहाँ के बाईपास रोड अन्य योजनाओं का निरीक्षण करेंगे और घोषणा करेंगे। फिर वहाँ से बाय रोड जो है सो पिपरा आएंगे। पिपरा में इस स्थल पर यहाँ पर भी उनका ठहराव है, यहाँ भी वो रुकेंगे और यहाँ पर पिपरा नगर पंचायत के रिंग रोड या बाईपास रोड का वो निरीक्षण करके घोषणा करेंगे। बिहार को केंद्र सरकार से 2200 करोड़ रुपए के 2 हाईवे प्रोजेक्ट की सौगात मिली है। आवास दरभंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के तहत पटना जिले में रामनगर से कच्ची दरगाह तक एक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर का निर्माण किया गया। इसके लिए 1082 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। ये 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड कॉरिडोर होगा जो पटना रिंग रोड का हिस्सा भी होगा और इससे बिहार के आंतरिक हिस्सों को पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों से जोड़ने में मदद मिलेगी, जिससे माल ढुलाई की दक्षता में सुधार होगा। किशनगंज जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 और राष्ट्रीय राजमार्ग 327E को जोड़ने वाले एक स्पर के रूप में किशनगंज बहादुरपुर खंड के 4 लेन के निर्माण के लिए 1117 करोड़ रुपए की लागत के साथ स्वीकृति दी गई है। बिहार को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात मिली है। जातीय गणना की रिपोर्ट को फर्जी बताने के राहुल गांधी के बयान पर सियासत थम नहीं रही है। बिहार कांग्रेस राहुल के बयान से बैकफुट पर है तो एनडीए नेताओं ने राहुल गांधी को खुद फर्जीवाड़े का सरदार बताया है। राहुल के बयान से इंडी अलायंस मुश्किलों में घिर गया है। ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला ये नहीं। बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट को फर्जी बताने के राहुल गांधी के बयान पर बिहार की सियासत सुलग गई है। जातीय जनगणना को फर्जी बताने से खुद राहुल गांधी के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब कांग्रेस ने राहुल गांधी के इस बयान पर सफाई दी है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने राहुल गांधी के बयान का मतलब समझाया है। ये जनगणना ठंडे बस्ते में डालने के लिए किया था क्या कांग्रेस पार्टी ने और आरजेडी ने उनका साथ दिया था? उसका जो मकसद है वो पूरा होना चाहिए। नहीं तो मैं अब साफ तौर पर आपको कह रहा हूं कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी इसके लिए आंदोलन करेगी। अगर आप नवीं ये में नहीं डालते हैं शेड्यूल में, तो हम लोग ठंडे बास्ते में डालने के लिए और 2 दिन में अखबार की सुर्खियां बटोरने के लिए अगर सरकार करती है तो उसका कोई मायने नहीं रह जाता है। यही राहुल गांधी जी के बोलने का मतलब था। जातीय गणना को फर्जी बताने के राहुल गांधी के बयान पर एनडीए खूब तंज कस रहा है। एनडीए ने राहुल को खुद फर्जीवाड़े का सरदार बताते हुए बयान को हास्यास्पद कहा है। एनडीए के नेताओं ने एक सुर में राहुल गांधी को लपेटना शुरू कर दिया है। उनको हर चीज फर्जी नजर आता है, जबकि खुद ही पूरे फर्जीवाड़ा के सरदार है। कैसे वो बनाएंगे जब बिहार में नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा से जातीय सर्वे करवाया और उसके आधार पर आरक्षण का इन्हांसमेंट किया और उसको तेजस्वी जी ने उसमें मुक्त कंठ से प्रशंसा किया, कांग्रेस ने मुक्त कंठ से प्रशंसा किया। आज राहुल जी आकर के क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? राहुल गांधी अपने ही बयानों से अपने को हास्यास्पद बनाने की
अद्भुत कला रखते हैं। आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी शुरू से अंत तक इसका समर्थन करती रही थी और आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो सारा फेक है। राहुल गांधी जी ये बताएं कि उनकी क्या जाति है। बिहार के लोग जातीय जनगणना और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो जातीय गणना हुआ है वो बिहार के लोग पसंद करते हैं और माननीय नीतीश कुमार जी का ही देन है कि वो जातीय जनगणना को बिहार में सबसे पहले पूरे देश में कराने का काम किए हैं। राहुल गांधी सिर्फ अपनी जाति बता दें कि उनका क्या जाति है तो अपना वो जातीय गणना करवा लें। राहुल गांधी ने 2023 में बिहार में कराए गए जातीय जनगणना को फर्जी बताया। राहुल गांधी अपनी ही जातीय सर्वे पर हिट विकेट हुए हैं। साल 2022 में जातीय गणना हुई। सर्वे के आंकड़े अक्टूबर 2023 में जारी हुए। जातीय गणना के समय सत्ता में कांग्रेस साझीदार थी। अब अपनी ही सरकार में हुई गणना को राहुल गांधी फर्जी बता रहे हैं। तब आरजेडी भी बिहार की सत्ता में शामिल थी। राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार, आनंद अमृतराज के साथ धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट को फर्जी बताने के बाद सियासत जारी है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अपनी ही सरकार में लिए गए फैसलों को राहुल फर्जी बता रहे हैं, तो कांग्रेस ने राहुल के बयान को सही ठहराया है। अपनी ही सरकार में जिनके समय उन लोगों ने किया उसी को फेक बता रहे हैं। आपको याद होगा इससे पहले भी संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम पहले बार भी राहुल गांधी ने कई बार किया है। संसद से पारित कैबिनेट के प्रस्ताव को उन्होंने पूरी तरह से फाड़ के फेंकने का काम किया था। राहुल गांधी जी जो विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता है कर दिया आकर के कह दिया, जबकि सर्वसम्मति से ये पास हुआ। पहले एनडीए की सरकार थी, बाद में यूपीए की सरकार आई। एनडीए की सरकार में ही इसको लाया गया था, यूपीए की सरकार में पास हुआ। पूरा हाउस वॉइस वोट से ही पास हुआ, उसको फर्जी बता करके चले गए। आदरणीय राहुल गांधी जी ने सही कहा है। मैं भी अपने क्षेत्र के बारे में बता सकता हूं, मैंने पहले भी आवाज उठाई है। हुआ कि जो सर्वे करने गया, बहुत सारे ऐसे घर हैं जिसके लोग बाहर हैं, उनकी गिनती नहीं हो सकी। कौन है, किस जाति से लोग हैं, निश्चित तौर पर गिनती फिर से कराना चाहिए और सही गिनती कराना चाहिए। ये हड़बड़ाहट में गिनती हुई है और इसलिए मेरा भी मानना है कि सही जाति जनगणना नहीं हो पाया है, जिससे उनको हक नहीं मिलेगा। आरजेडी के राज्यसभा सांसद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। 20 करोड़ रुपए रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। अपराधियों ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए सांसद से 20 करोड़ की डिमांड की है, वरना परिवार वालों को भी उठाने की बात कही है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। आरजेडी के राज्यसभा सांसद और गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति के सदस्य संजय यादव को जान से मारने की धमकी दी गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ साए की तरह रहने वाले संजय यादव से 20 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है। इस सनसनीखेज घटना के सामने आने के बाद सियासी गलियारे में खलबली मच गई। व्हाट्सएप पर भेजे गए धमकी भरे संदेश के बाद सांसद संजय यादव ने पटना के सचिवालय थाने में शिकायत दर्ज कराई है। क्योंकि ये बहुत ही कुख्यात अपराधी है और कई हत्या का रिकॉर्ड है करने का, इसका पैसा वसूली करने का, हत्या कर न देने पर हत्या कर देने का। सांसद संजय यादव आरजेडी में कोई आम शख्सियत नहीं है। संजय यादव की गिनती नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के करीबियों में होती है। अपराधियों ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए सांसद से 20 करोड़ की डिमांड की। बदमाशों ने सांसद को 10 दिन की मोहलत दी है। हैरानी की बात है कि रंगदारी की रकम नहीं देने पर सांसद संजय यादव के परिवार के सदस्यों को उठाने की भी धमकी मिली है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव का दावा है कि जिस डॉन ने संजय यादव को धमकाया वो अंतर्राष्ट्रीय कुख्यात अपराधी है। इनको धमकी मिली और पैसे की मांग की गई है और परिजनों तक को उठाने की बात कही गई है। इनके संजय यादव जी जो राज्यसभा सदस्य हैं, उनके परिवार दिल्ली में रहते हैं। राज्यसभा सांसद माननीय संजय यादव जी के द्वारा थाना को 20 करोड़ रंगदारी मांगे जाने से संबंधित एक आवेदन दिया गया है, जिस पर सचिवालय थाना के द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई है। नंबर जो है उस नंबर को तकनीकी शाखा को अनुसंधान में सहयोग हेतु दिया गया है
अनुसंधान में यह नंबर का सत्यापन किया जा रहा है कि किस व्यक्ति का नंबर है। मानवीय पहलुओं के आधार पर और तकनीकी अनुसंधान के आलोक में जारी है। इस हाई प्रोफाइल मामले को लेकर पटना पुलिस भी एक्शन में आ गई है। शुरुआती तफ्तीश में पता चला कि सांसद संजय यादव को अज्ञात नंबर से धमकी आया है। नंबर का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि किसने धमकी दी है। ये मामला राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया है। देखना होगा कि पुलिस इस मामले में किस तरह की कार्रवाई करती है और 20 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले शख्स को कब तक पकड़ती है। पटना संवाददाता संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बेतिया के लौरिया में मठिया गांव में 6 लोगों की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। मृतकों के परिवार वालों ने शराब से मौत की आशंका जताई है। डॉक्टर ने भी शराब और गांजा पीने की बात कही है। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने शराब से मौत की पुष्टि नहीं की है। किसी ने किसी बीमारी या ठंड से मौत की बात पुलिस की तरफ से की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। बेतिया में मौत से मातम, 5 से ज्यादा लोगों की संदिग्ध मौत, शराब से मौत की आशंका, एक एक कर तोड़ा दम। परिवार में कोहराम, लोगों के चेहरे पर मायूसी और गांव में मातमी सन्नाटा। ये तस्वीर बेतिया के लौरिया की है, जहां मठिया गांव में 5 से ज्यादा लोगों की संदिग्ध मौत हो गई। संदिग्ध मौत से इलाके में हड़कंप मच गया है। जहरीली शराब से सबकी मौत की आशंका जताई जा रही है। मृतकों के परिवार वालों ने शराब पीने की बात कही है। किसी की गोद सूनी हो गई तो किसी का सुहाग उजड़ गया है। किसी ने अपना बेटा खोया है तो किसी ने अपना भाई खोया है। इनका सुबह से शाम तक दारू पीना था। कहाँ पर दारू तो बंद है, कहाँ पीते थे? गाँव में कहीं खोज के पी लेते थे। मृतक के भाई दीपक गुप्ता का आरोप है कि प्रदीप गुप्ता शराब का आदी था। रोज कहीं न कहीं से ढूंढकर शराब पी ही लेता था। मौत के समय उसके मुंह से झाग निकल रहा था। 5 दिन में प्रदीप समेत 5 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। 14 जनवरी को रामेश्वर गुप्ता के बेटे प्रदीप कुमार गुप्ता ने अस्पताल के गेट पर दम तोड़ा। 16 जनवरी को मोतीराम जनार्दन ठाकुर के बेटे शिवराम की जान गई। 17 जनवरी को कपिल चौधरी के बेटे सुरेश चौधरी की मौत हुई। 18 जनवरी को मिरुल आलम के बेटे नियाज आलम का इंतकाल हुआ और 19 जनवरी उमेश चौधरी के बेटे मनीष चौधरी के लिए काल का दिन साबित हुआ। मनीष ने हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। लगातार हो रही लोगों की मौत से सतर्क स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मठिया गांव का दौरा किया है। बेतिया के प्रभारी सीएस मुर्तजा अंसारी ने बताया, अभी ये बहुत क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन 2-3 केस में हिस्ट्री है कि दारू बहुत ज्यादा पीते थे और गांजा बहुत पीते थे। डॉक्टर ने बताया कि मरने वालों में सिर्फ प्रदीप ही नहीं बल्कि और भी लोग थे। वो बहुत ज्यादा शराब पीते थे, गांजा पीते थे। हालांकि पुलिस प्रशासन की टीम बीमारी और ठंड से सबकी मौत होने की बात कह रही है। प्रशासनिक अधिकारियों का दावा है कि शराब से किसी की भी मौत की पुष्टि नहीं हुई है। कि किसी भी मामले में शराब के मामले की पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी हमारा पूरा तंत्र मजबूत है और सतर्क है। वहाँ पर हम लोग निगरानी रख रहे हैं। नहीं, शराब पीने की पुष्टि कोई नहीं बताया और हम लोग से पहले वो लोग का पोस्टमार्टम लोग नहीं कराया, अपने दाह संस्कार करवा दिए विगत 1 सप्ताह से। परिवार वाले कह रहे हैं शराब से मौत हुई है, पुलिस वाले कह रहे हैं शराब से मौत नहीं हुई है। पोस्टमार्टम से पहले ही सबका दाह संस्कार हो गया है। हालांकि फिर भी प्रशासनिक टीम जांच कर रही है। देखना होगा कि मामले की पूरी सच्चाई किस कदर निकलकर सामने आती है। बेतिया संवाददाता मुन्ना राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुंबई पुलिस सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने का वादा कर रही है। पुलिस को आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद के बांग्लादेशी होने का शक है। पुलिस का दावा है कि आरोपी चोरी के इरादे से ही घर में घुसा था। ये रिपोर्ट देखिए। सैफ पर हमले का घुसपैठिया कनेक्शन।
बांग्लादेशी होने का शक, पहचान छिपाकर वारदात। हमलावर गिरफ्तार, अभी भी अनसुलझे सवाल। पहली तारीख 16 जनवरी, जब सैफ अली खान पर उनके ही घर में हमला हुआ। हमलावर के चाकुओं से 6 वार से वो सीधे अस्पताल पहुंच गए। दूसरी तारीख 19 जनवरी, जब सैफ पर हमले के आरोपी को 72 घंटे बाद थाने से गिरफ्तार किया गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाला खुलासा मुंबई पुलिस ने किया। जब आरोपी की गिरफ्तारी के बाद वो मीडिया से मुखातिब हुई, पुलिस ने हमलावर के बांग्लादेशी घुसपैठिए होने का शक जाहिर किया और हमले का मोटिव चोरी बता दिया। ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वाड़ की गई है। अब सवाल है कि क्या हमलावर सिर्फ चोरी के इरादे से घुसा था, जबकि करीना कपूर ने पुलिस को अपने दिए बयान में साफ साफ कहा कि हमलावर ने घर से किसी भी सामान की चोरी नहीं की। हमलावर ने सैफ पर सिलसिलेवार कई वार किए। हमले के बाद हमलावर बेहद आक्रामक था। सैफ पर हमले के बाद पुलिस की कई टीमें जांच में जुटी। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई सीसीटीवी खंगाले गए और कई जगह दबिश दी गई। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी के पास से अभी तक कोई भी भारतीय दस्तावेज नहीं मिला है, जबकि कई महीनों से वो न सिर्फ मुंबई में रह रहा था बल्कि नौकरी भी कर रहा था। आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए हिंदू नाम भी रखे थे। गिरफ्तारी के बाद भी उसने पुलिस को अपने कई नाम बताए, लेकिन आखिर में पुलिस ने कंफर्म किया कि आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। एक आरोपी को उसमें अरेस्ट किया गया है। उस आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। सैफ पर हमला करने वाला आरोपी फिलहाल पुलिस गिरफ्त में है, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं। सैफ का घर मुंबई के पॉश इलाके में है। उनकी हाउसिंग सोसाइटी की सुरक्षा भी कड़ी है। फिर उन पर हमला कैसे हो गया और हमलावर ने सैफ को ही टारगेट क्यों बनाया? हमलावर के बांग्लादेश से भारत आने की वजह क्या है? आरोपी बांग्लादेश से भारत कैसे आया? किसने उसकी मदद की? आरोपी के साथ बांग्लादेश से और कौन आया? क्या आरोपी का जिहादी ग्रुप से कनेक्शन है? क्या हमलावर कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था? सैफ पर हमले के आरोपी की गिरफ्तारी के बाद भी वारदात की थ्योरी अभी भी उलझी हुई है और गिरफ्तार आरोपी अभी भी कई बड़े राज खोल सकता है। भारत की महिला और पुरुष टीम ने खो-खो के पहले वर्ल्ड कप में जीत हासिल की है। रविवार को नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में दोनों कैटेगरी के फाइनल खेले गए। महिला टीम ने नेपाल को 78-40 के बड़े अंतर से हराया, तो पुरुष टीम ने भी नेपाल को 54-36 के अंतर से हराया। टूर्नामेंट में भारत की दोनों टीमें अजेय रहीं, जबकि नेपाल की दोनों टीमों को भारत के खिलाफ ही हार का सामना करना पड़ा। वर्ल्ड कप में भारत जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर जीत की बधाई दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी खो-खो के पहले वर्ल्ड कप में जीत पर बधाई दी। सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर सीएम नीतीश ने लिखा, भारतीय महिला टीम एवं भारतीय पुरुष टीम को खो-खो विश्व कप 2025 जीतने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। उससे पहले कल प्री शपथ डिनर का आयोजन किया गया, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और चेयरपर्सन नीता अंबानी भी शामिल हुई। इस मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने मुकेश अंबानी और नीता अंबानी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आज डोनाल्ड ट्रंप के साथ शपथ समारोह में मुकेश अंबानी और नीता अंबानी भी शामिल होंगी। गुजरात का वनतारा 2 नए हाथियों के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। जिन 2 नए हाथियों को वनतारा लाया जा रहा है, ये दोनों नए हाथी बंगाल के इस्कॉन मायापुर से वनतारा में लाए जा रहे हैं। वनतारा अनंत अंबानी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो वन्य जीवों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए स्थापित किया गया है।
जानकारी के मुताबिक इन हाथियों में एक ने पिछले साल अपने महावत पर घातक हमला कर दिया था, जिसके बाद इनकी खास देखभाल के लिए इन्हें वनतारा लाया जाने का फैसला किया गया। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।